नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ किसान सभा से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं वह व्यक्तित्व हैं कार्यानंद शर्मा हैं, यमुना काजी हैं और यदुनंदन शर्मा हैं, शीलभद्र याजी हैं। यह चारों अपने जीवन को समर्पित कर दिया किसान की उत्थान के लिए। केवल किसान बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के किसान के उत्थान के लिए इन लोगों का जो योगदान है, आज उसी योगदान पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको कार्यानंद शर्मा के बारे में। कार्यानंद शर्मा बहुत ही सुपरिचित नाम है। काफ़ी हमारे आदरणीय व्यक्ति हैं जिनका जन्म जो है 17 अगस्त 1901 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 19 नवंबर 1965 के हुआ है। इनका जन्म जो है सहूर विलेज में हुआ है। सहूर विलेज जो था, सहूर गांव जो था, वह पहले मुंगेर में आता था क्योंकि मुंगेर ज़िला में ही इनका जन्म हुआ था। लेकिन अब जो है आपको यह लखीसराय ज़िला में करेंटली यह लखीसराय ज़िला में आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही साधारण परिवार के थे, साधारण किसान परिवार के थे। आर्थिक रूप से आप जान ही रहे हैं अंग्रेज के समय में किसान लोगों की काफ़ी स्थिति दयनीय थी। इसमें इनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं समय मिलता था, न आर्थिक रूप से संपन्न थे, जिससे इनको साधारण पुस्तक खरीदने वगैरह सब में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब हम जो हैं सो थोड़ा घर की माली स्थिति को ठीक करने के लिए खेती ही शुरू कर देते हैं। तो देखिए ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आप को और बचपन से ही इतने यह समझदार थे कि इन्होंने घर की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन्होंने खेती के काम शुरू कर दिया और बाद में जाकर के पढ़ाई शुरू किए हैं। लेकिन पढ़ाई जो है 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप जान ही रहे हैं कि 15 वर्ष के लगभग में लोग मैट्रिक पास कर जाता है, लेकिन यह जो हैं सो 1920 में 19 वर्ष की अवस्था में ये मैट्रिकुलेशन करते हैं। तो और लेकिन मैट्रिकुलेशन के समय से ही देश के उत्थान के लिए देश की जो उस समय आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था और उसके विरुद्ध में यह आ गए। उनके एक भीतर से ही काफ़ी साकांक्ष व्यक्ति थे। आप समझ ही रहे हैं, जो आदमी अपने परिवार की स्थिति, अपने देश की स्थिति को समझ रहा है मैट्रिकुलेशन स्तर में, आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने 1920 में जो नन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और सहयोग आंदोलन चलाया, उसमें मैट्रिक के स्तर के विद्यार्थी यह कूद पड़े और वह कूद इस तरह से पड़े कि आपको एक संघर्षशील युवा के रूप में, संघर्षशील स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में कूद पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके कारण इनको 1 साल की जेल हो गई और जेल से जब रिहा हुए तो 1927 में इन्होंने आपको किसानों का एक आपको दल संगठित किया और उन्होंने बगल में ही लखीसराय के पास ही चानन है, क्यूल, लखीसराय क्यूल के बाद चानन है और वह चानन के जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाया। जाति के भूमिहार थे, भूमिहार ब्राह्मण जिनको कहा जाता है, भूमिहार ब्राह्मण थे और यह जो हैं सो उस समय अधिकतर भूमिहार लोगों के पास अच्छी खासी ज़मीन थी और ज़मींदार भी अधिकतर जो होते थे वह भूमिहार लोग ही होते थे अधिकतर। मैं आपको बता रहा हूँ और यह साधारण परिवार के बच्चा समझिए, उस समय बच्चा ही थे और उन्होंने बड़े-बड़े ज़मींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया।
मैं आपको बतला रहा हूँ, यह जो आवाज़ उठाए, उस आवाज़ के तहत इन्होंने चानन में बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके चानन के ज़मींदार के विरुद्ध हो गए। उसके बाद इन्होंने तुरंत गिद्धौर जो राज्य थे, गिद्धौर रियासत जो था, गिद्धौर रियासत के विरुद्ध हो गए और गिद्धौर राज दरबार जो था आपको जमुई के पास है। मैं आपको बता देता हूँ, कैरा जो स्टेट है उनके विरुद्ध भी हो गए। यह अभी आपको युवा के दहलीज पर अभी पैर ही नहीं रखे, संघर्ष करना शुरू किए। द्विधारी तलवार की तरह इन्होंने अपने आप को संग्राम में अपने आप को छोड़ दिया, युद्ध संग्राम में छोड़ दिया। एक तरफ जमींदारों के विरुद्ध, दूसरे राजाओं के विरुद्ध, तीसरे तरफ जो है सो आपको अंग्रेजों के विरुद्ध। मैं आपको बतला रहा हूँ कि बकास्त भूमि आंदोलन ये चलाए थे। बकास्त भूमि आंदोलन क्या है और बकास्त भूमि क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बकास्त लैंड से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यह जो हम आपको बतला रहे हैं, यह आप मुख्य रूप से बीपीएससी और यूपीएससी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के जो ये प्रणेता और योद्धा ये लोग रहे हैं, इन लोगों के बारे में यूपीएससी में तो निश्चित ही पूछा जाता है। बीपीएससी में हर साल 1 से लेके 2 प्रश्न पीटी में और मुख्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बकास्त लैंड वह लैंड होता है, वह भूमि होता है जिसमें जो किसान है वह अपने रेंट पेमेंट जो नहीं दे पाते हैं, जो टैक्स नहीं दे पाते हैं ज़मींदारों को, और ज़मींदार वो कलेक्शन करके अंग्रेज़ों को देते थे। तो नहीं देने के कारण ये था कि जब डिप्रेशन जब हो जाता था, आर्थिक रूप से जब महामारी हो गई, या आपका भूकंप हो गया, या आपको वर्षा नहीं हुई, सूखा हो गया या बाढ़ हो गया, तो उसमें क्या होता था, कई वर्षों तक किसान अनेबल थे टू पे द टैक्स। तो वह पे करने में जब सक्षम नहीं थे, तो वह आप मजबूर हो जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते थे, और जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे दे पाएंगे बेचारे। तो ऐसी स्थिति में वह जमींदार उनके ज़मीन को समझिए कि बेचने लगते थे। और जबकि ऐसा नियम था कि अगर 12 साल आप लगातार आप बकास लैंड पर खेती कर रहे हैं, तो वह जो ऑनर होते थे उसकी ज़मीन हो जाती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधारण किसान कैसे जानेंगे इस राइट को, क्योंकि वह अशिक्षित थे, उनके पास कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, और न उस तरह की सरकार भी तो विरोधी सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार थी, तो कोई उनको बतलाने वाले नहीं थे और पढ़े लिखे नहीं थे। तो सभी ज़मींदार जो बड़े-बड़े थे वह उस भूमि को कब्ज़ा कर लिए। तो इसमें क्या हुआ, बरहिया एक गांव है जो लखीसराय के पास है, और उसी के आसपास काफ़ी ज़मीन है, बरहिया टाल कहलाता है। वहाँ पर आपको ज़मींदार लोग 1000 बीघा ज़मीन किसानों को वह कब्जा कर लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी के विरुद्ध जो है कार्यानंद शर्मा आपको बरहिया टाल बकास्त आंदोलन जो 1935 से 39 तक चला है, इन्होंने आवाज़ उठाया। और इसको जबकि इसके कारण वह कई बार जेल गए। तो यह प्रश्न बार-बार आता है बीपीएससी में और यूपीएससी में कि बरहिया टाल बकास्त आंदोलन कब हुआ था, 1935 और 39 में। या बरहिया टाल के जो लीडर थे, बरहिया टाल बकास्त आंदोलन के लीडर कौन थे, तो कार्यानंद शर्मा थे, इनको ध्यान रखिएगा। और यह जो है अब इसके बाद से जो
कांग्रेस भी इनकी बातों को बहुत बढ़िया से समझ नहीं पाई, जिसके कारण यह, जबकि कांग्रेस के या आपके बहुत ही प्रखर कार्यकर्ता थे 1943 तक, लेकिन यह जो आपको इनको कांग्रेस से जो उचित जो सलाह है, मशविरा है या सहयोग है, नहीं मिलने के कारण इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। 1943 के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हो गए और इसके बाद से वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यह जो है आपको कम्युनिस्ट पार्टी के यह लीडर रहे। मैं एक बात और कह रहा हूँ कि आपको साथी फॉर्म स्ट्रगल इन चंपारण, चंपारण में साथी फॉर्म स्ट्रगल हुआ था और आप जान ही रहे हैं कि 1917 में गांधी जी तो कर दिए अपना वहाँ के तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, चंपारण में साथी फॉर्म स्ट्रगल शुरू हुआ और यह कहाँ, लखीसराय के रहने वाले और चंपारण में जा कर के उन्होंने अपना पूरा संघर्ष किया है। इसलिए साथी फॉर्म स्ट्रगल आपको पूछा जाएगा और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्यानंद शर्मा कैसे बरहिया टाल से साथी फॉर्म स्ट्रगल में आपको एक योद्धा की भांति कार्य किया। तो यह साथी फॉर्म स्ट्रगल बहुत महत्वपूर्ण है, बरहिया टाल बकास आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है 1935 से 39। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अधिकतर बार आए हैं और आते रहेंगे, इसलिए इसको आप मेमोरी में रख लेंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ एक और प्रखर योद्धा थे जमुना काजी। जमुना काजी का जन्म जो है आपको देवपार पूषा में हुआ था और इनके पिताजी अन्नू काजी थे, लेकिन संजोग से यह 6 महीना के दूधमुहा बच्चे थे, उसी समय इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी कष्ट से इनका बाल्यकाल बीता है, लेकिन बाल्यकाल से ही ये जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और किसान मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट में इन्होंने पूरा तन मन से लग गए। बाल्यकाल से ही सहजानंद सरस्वती के लीडरशिप को इन्होंने शिरोधार्य किया और उसके बाद इनके जो क्लोज एसोसिएट लोग थे, जिसमें कार्यानंद शर्मा, जिनके बारे में अभी हमने बतलाया है, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन जैसे किसान और के योद्धा के रूप में जाने जाने वाले के यह सहकर्मी हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ इनका फैमिलियल लाइफ बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इनके 4 पुत्र हुए हैं, महेश कारजी, उमेश कारजी, डॉक्टर अखिलेश कारजी और राजेश कारजी, और 3 बेटी हुई हैं। मीन्स इनके 7 बच्चे हैं, 4 बेटा और 3 बेटी हुई है। और आपको वैसे तो इनके ग्रैंडसन देवेश कुमार हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के बिहार के हैं और 30 मार्च 2017 से कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशन जो हुआ है सो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुआ है और वहाँ से ये लॉ की डिग्री लिए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि उस समय कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ना आज अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ने से ज़्यादा कठिन था, क्योंकि आर्थिक स्थिति सभी की बहुत ख़राब थी। इतने पैसे किसान के पास नहीं रहते थे कि वो अपने बच्चे को बाहर पढ़वाएं। दूसरी बात है कि आने जाने में भी बहुत विकट समस्या थी। गांव से एक शहर में आने में 1 से 2 दिन लग जाता था और ख़ास करके कलकत्ता जाना तो एक बहुत दिक्कत था। कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था। इसके बावजूद भी अब प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री लिए और वहीं पर इन्होंने विधान चंद्र राय, जिनका जन्म पटना में हुआ था और वहाँ के द्वितीय मुख्यमंत्री हुए थे बंगाल के, उनसे संपर्क हुआ। श्री कृष्ण सिंह से बहुत ज़्यादा उनका लगाव बढ़ा, राहुल सांकृत्यायन से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ा और यह उन्मुख हो गए आपको किसान के प्रति अपना 100% योगदान देने के लिए।
मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे। आपको भारत मित्र नाम की कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती थी और वह हिंदी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके एडिटोरियल विंग में काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद यह आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट में जो 20-21 में हुआ उसमें भी यह जेल गए। 1929-30 में आपको सिविल डिसोबीडियंस जिसको नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है उसमें भी इन्होंने भाग लिया। और यह बात आपको मालूम होगा ही क्यों यह जो है 1937 की जो कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी उसमें यह विनिंग कैंडिडेट के रूप में बिहार से यह आपको जीते थे। मैं आपको बता देता हूँ कि एक और पत्रिका जो है जो हुंकार जो शाहजानंद सरस्वती के निर्देशन में यह प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी और उस हुंकार में रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हुए हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और वशिष्ठ नारायण शर्मा जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री ला करके बिहार प्रोविंशियल सर्विस को उन्होंने छोड़ दिया और वह गुरुजी और मास्टर साहब के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके साथ मिलकर के हुंकार के एडिटोरियल को बोर्ड को उन्होंने संभाला और उस पत्रिका में लिखते रहे। यह हुंकार जो पत्रिका थी उस समय गरीबों का यह माउथपीस थी और यह माउथपीस का मतलब है कि उनकी दिल की आवाज़, मुंह की आवाज़, मन मस्तिष्क की आवाज़ को आम जनता के सामने रखती थी, किसान नेताओं के सामने रखती थी, कांग्रेस नेताओं के सामने रखती थी और अंग्रेज जो शासक थे उनके सामने भी रखती थी, जिससे किसानों में एक बहुत ही आपको आंतरिक रूप से वह लोग धीरे धीरे ट्रेंड होते गए और अपने अधिकारों की लड़ाई में आगे बढ़ते गए। मैं आपको बतला रहा हूँ एक और योद्धा हैं, प्रखर योद्धा हैं यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा का जन्म जो है मझियावन गांव है, अब पहले गया ज़िला में आता था। आप जान ही रहे हैं कि गया ज़िला दो जिलाओं में बट गया है। आपको अरवल ज़िला उसी से निकला है, जहानाबाद ज़िला उसी से निकला है। तो गया सबसे पहले जहानाबाद निकला उसे और उसके बाद तब है अरवल बना है। तो यह अरवल डिस्ट्रिक्ट में अभी के अरवल पुराने गया जिला के मझियावा गांव में इनका जन्म हुआ था। यह आपको आप यह जान लीजिए कि शुरू में इनके पिताजी जो थे आपको जब 3 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी डेथ कर गए। तो डेथ करने के बाद यह जो है आपको गाय चराने में लग गए क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी और बाल्यकाल में यह गाय चराने लगे। इसके बाद क्योंकि स्कूलिंग इनकी हुई नहीं, अक्षरारंभ जो होता है अक्षर का आरंभ करना, वह अक्षरारंभ इनका हुआ नहीं। तो इनको 1914 में इनको लगा कि हम निरक्षर रह जाएंगे तो हम क्यों नहीं चलते हैं हम अक्षर ज्ञान लेने के लिए। तो उसके बाद 1914 में यह चले गए, आपको बनारस गए, वहाँ अक्षर के ज्ञान को प्राप्त किया और 1919 में आपको क्या हुआ कि टेकारी हाई स्कूल से मैट्रिक किए। मीन्स आप समझ सकते हैं जब 15 वर्ष में मैट्रिक पास किया जाता था, यह 23 वर्ष में मैट्रिक पास करते हैं क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं था और बाहर जाके पढ़ना और पिताजी भी मर गए थे, कोई आर्थिक सहयोग नहीं था। 23 वर्ष में मैट्रिक किए और आपको बता रहे हैं 33 वर्ष में 1929 में यह ग्रेजुएट किए। लेकिन यह अपने ज्ञान के प्रति बड़ी साकांक्ष थे, कृत संकल्पित व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने बीए की डिग्री ली और उसके बाद से जो है आपको 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि संदाको और रेवरा जो सत्याग्रह
सत्याग्रह है 1930 में हुआ था, इसका लीडरशिप इन्होंने किया है। रेवरा में 4/5 जो लैंड जो ज़मींदार लोग बेच दिए थे और उसको कब्जा कर लिए थे, उसको उसी पर इन्होंने आपको शुरू कर दिया संदाको और रेवरा आपको सत्याग्रह 1930 में शुरू कर दिया। यह आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, संदाको रेवरा सत्याग्रह 1930 में। इसको एकदम ये भी बर्खास्त भूमि आंदोलन ही था, इसको भूलेंगे नहीं। जिस तरह से बरहिया टाल वाला जो बर्खास्त भूमि आंदोलन था, उसी तरह से संदाको और रेवरा जो सत्याग्रह था, ये भी बर्खास्त भूमि आंदोलन था, इसको ध्यान में रखेंगे। ये 16 महीने के जेल में इनको भेज दिया गया और यह जो है 1933 में इन्होंने किसान सभा वही सभा जो सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था, उससे जुड़ गया। इन्होंने नियामतपुर में आश्रम है और उसी आश्रम में आपको वे रहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंडित नेहरू 1936 में बहुत कपकपाती, सरसराती आपको ठंड में या दिसंबर के महीने में इनसे भेंट करने के लिए आया। एकदम मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग में पहुँचते हैं और ओस से पूरा क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, उस धुंध और ओस में वह पहुँचते हैं। जो लोग लोकल लोग थे उनको वह आपको एक लेक्चर भी देते हैं, एड्रेस भी करते हैं और उसके बाद वहाँ से लौट जाते हैं। तो आप यही समझ सकते हैं कि पंडित नेहरू उस समय इनकी महत्व को समझते थे। इनकी महत्व के बारे में मैं बतलाऊं तो आपको यह बड़ा ही सुखद अनुभव होगा कि यह जो नियामतपुर आश्रम में जेपी एक वर्ष नहीं कई वर्षों तक यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग पाया। तो और इनके ही सहयोग से वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेपी हुए थे, क्योंकि सहजानंद सरस्वती ने कहा था कि जेपी को कहा था कि आप चले जाओ वहाँ पर नियामतपुर में यदुनंदन शर्मा के साथ रहो और किसानों के दुख दर्द को समझो। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर रह कर के ट्रेनिंग लिया। उसके बाद से जा कर के यदुनंदन शर्मा और सहजानंद सरस्वती के सहयोग से गया से वह प्रथम अध्यक्ष बने जिला कांग्रेस का। तो यह एक उनकी शुरुआती जो है किसान आंदोलन से ही शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जेपी को उन्होंने प्रांतीय किसान सभा में सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्ष बनवा करके उनको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बर्खास्त महामारी और उसका अचूक इलाज। बर्खास्त महामारी और उसका अचूक इलाज। तो यह जो किताब है 1947 में आया। आपको इन्होंने यह किताब बहुत अमूल्य किताब है, क्योंकि बर्खास्त और किसान के दुख दर्दों को इन्होंने बहुत ही समचीन ढंग से इन्होंने सूक्ष्म रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो हाउजर हैं। यह जो है बिहार के पीजेंट स्टडी करने के लिए इंग्लैंड से आए थे और इन्होंने पीएचडी प्राप्त किया और इन्होंने पूरे विश्व को बतलाया। मैं इसलिए यहाँ बतला रहा हूँ कि यह अपनी पुस्तक में पीएचडी में यदुनंदन शर्मा का नाम, सहजानंद सरस्वती का नाम काफ़ी बहुत ही प्रमुखता से चर्चा किया है। तो इसलिए यदुनंदन शर्मा को लाइमलाइट करने वाले यह हाउजर हैं और विश्व पटल पर रखने वाले यह हाउजर हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर यह आपको दिखा रहे हैं, यह यदुनंदन शर्मा का यह तस्वीर है और यह जो है उनकी आदमकद प्रतिमा है।
यह आप देखते होंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ, नेक्स्ट हैं आपको शीलभद्र याजी जी है। शीलभद्र याजी जी का 22 मार्च 1906 का जन्म हुआ है। शीलभद्र याजी जी का जन्म जो है बख्तियारपुर विलेज पटना में हुआ है और 1996 में इनका डेथ हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी पारिवारिक फ़ोटो है। इस पारिवारिक फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ कि यह खुद शीलभद्र याजी जी हैं। उनकी पत्नी बगल में यहाँ पर आपको उनकी पत्नी है, इनको आप ध्यान रखेंगे, जिनका नाम है बालकेश्वरी देवी। 1936 में बालकेश्वरी देवी से इनकी शादी हुई थी और बगल में यह आपको दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक महिला है, बूढ़ी महिला है, वह इनको पालन करने वाली महिला है। इनका नाम है आपको श्रीमती पार्वती, जो इनके कज़न श्री कमल याजी की वाइफ है, जो क्योंकि इनका बचपन में ही 10 वर्ष की उम्र में इनके माताजी का डेथ हो गया था और माताजी का नाम है रेशमा याजी, पिताजी का नाम है पंडित शिव टहल याजी। तो माताजी की मृत्यु होने के बाद यही जो हैं श्रीमती पार्वती देवी जो है श्रीमती पार्वती जो हैं, यही पालन पोषण की थी। और यहाँ पर 3 इनके बेटे हैं, जो 3 बेटे का मैं तस्वीर यहाँ पर एक के बाद एक दिया हूँ, स्टेप बाय दिया हूँ। यह जो हैं इनके सबसे पहला पुत्र है, 3 सन थे इनके। यह सच्चिदानंद याजी जी हैं, यह अच्युतानंद याजी जी हैं और यह जो हैं आपको सत्यानंद याजी जी हैं। यह जो है यह पहले पुत्र और द्वितीय पुत्र दोनों साइंस से ग्रेजुएट हैं। पहले पुत्र डेमोन्स्ट्रेटर हुए, कॉलेज के डेमोन्स्ट्रेटर है, दूसरे किसान अपना खेती बाड़ी करते हैं और यह किसान से संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं। अच्युतानंद जी यह जो है टेक्निकल डिग्री लेकर के गांव में ही आपको व्यापार करते हैं। तो यह जो हैं आपको बता दे रहा हूँ कि शुरुआत में आपको इन्होंने एजुकेशन जो लिया, मिडिल इंग्लिश स्कूल बख्तियारपुर से लिया, बार से हाई स्कूल पास किए, 10th पास किए, मैट्रिक पास किए और यह जो है बीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लिए। 15 वर्ष की अवस्था में ही 1921 में यह नन कॉपरेशन मूवमेंट आपको में यह कूद पड़े और आप यही समझ सकते हैं कि आपको खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे शौकत अली और असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, उनको यहाँ पर अपने गांव में बुला लाए 15 वर्ष की अवस्था में और आम लोगों को असहयोग और खिलाफत आंदोलन में जोड़ने का काम यह करते हैं 15 वर्ष के युवा काल से ही। तो यह कितनी बड़ी बात है। और यह जो है उसी समय इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बख्तियारपुर थाना कांग्रेस के। उसके बाद वह जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के होते हैं। फिर यह मेंबर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के होते हैं। तो बचपन से ही पढ़ने लिखने में भी तेजस्वी थे और आपको मनस्वी की भांति, वर्चस्वी की भांति यह अपना जो है काम करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो सीताराम आश्रम है, यह आपको सहजानंद सरस्वती का यही आश्रम है। यह ध्यान रखिएगा बिहटा में है। इस से यह जुड़ गए। आपको बता रहे हैं वेस्टर्न पटना, पश्चिमी पटना किसान सभा जो 1927 में स्थापित हुआ था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर प्रांतीय किसान सभा 1929 में सोनपुर में बना था, जिसमें सचिव के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इन लोगों के सानिध्य में आकर के यह किसान आंदोलन से जुड़ गए। मैं आपको बता रहा हूँ आगे इन्होंने 1928 में आपको नौजवान भारत सभा के जो फाउंडर थे शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, उनसे यह जुड़ गए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि 1928 में यह आपको फ्रीडम मूवमेंट में और
पूरे तन मन से यह जुड़ गए और आईएनसी की जो कलकत्ता सेशन थे उसमें यह सम्मिलित हो गए। यह आपको बता रहे हैं कि जब यह जेल में थे, पटना कैंप जेल में 1930 में, तो वहीं पर इन्होंने सोशलिस्टिक पार्टी और पटना उनके और भी शागिर्द लोग थे जिनसे इन्होंने वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी की प्रारूप तैयार कर लिए, जेल में ही, फुलवाड़ी पटना कैंप जेल में ही कर लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आगे बतला रहा हूँ कि 1937 का जो बिहार में प्रांतीय इलेक्शन हुआ था, सरकार 1935 एक्ट के बाद जो इलेक्शन करवाई थी राज्यों में, उसमें बिहार में भी हुआ था। और आप देख रहे हैं 1937 में यह यंगेस्ट एमएलए रहे हैं 1945 तक। आप देख रहे हैं उसी समय की यह तस्वीर है और तस्वीर से भी देखने से आपको लगता है कितना यंग में ही वह एमएलए बन गए थे, यंगेस्ट एमएलए थे, आप इसी से समझ सकते हैं। उसके बाद यह जो है आपको उसी असेंबली में चीफ व्हिप कांग्रेस पार्टी के रहे और आपको विधानसभा में वह किसानों की समस्याओं को आपको आवाज़ उठाते रहे, निरंतर उठाते रहे। आपको लोगों के सामने ही नहीं, वह विधानसभा में अंग्रेज पदाधिकारियों के सामने ही नहीं, नेताओं के सामने इन्होंने रखा। इस तरह की इनकी भाषण ओजपूर्ण भाषण होती थी कि दिल को छू जाती थी और लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते थे और लोग किसान की समस्याओं को हृदय से लोग इनका स्वागत करते थे। किसान की समस्याओं को समझने में, सभी को समझाने में यह अपना जीवन समर्पित कर दिए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि 1937 में ही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि यह बड़ी तेजस्वान बच्चे थे, तो स्वाभाविक है इनको मंत्री पद देने की बात कही थी कि मैं आपको मंत्री पद दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि मैं मंत्री पद जीवन भर नहीं लूँगा। यही एक व्यक्ति हैं पूरे भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में जो भीष्म प्रतिज्ञा किए थे कि मैं कभी भी मंत्री पद नहीं लूँगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में भी इनसे कहा था कि आप मंत्री पद ग्रहण कीजिए। इन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सामने ही भीष्म प्रतिज्ञा लिया हूँ, मैं अब पद नहीं लूँगा। तो यही फिर जब आपको लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो फिर से इनको ऑफर आता है कि शीलभद्र जी आप मंत्री पद ग्रहण कीजिए और देश की सेवा आप तो कर ही रहे हैं, तो आप मंत्री पद ले करके आपको एडमिनिस्ट्रेशन को आप संभालिए, क्योंकि आपकी प्रखर तेजस्विता से पूरा देश लाभान्वित होगा। तो यह कहे कि नहीं, मैं भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूँ। ऐसे सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति थे, ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति शीलभद्र याजी ही थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि शीलभद्र याजी एक ऐसे व्यक्ति थे कि अंग्रेज जबकि नियमानुकूल हर काम करते हैं वह आपको, लेकिन इनको नियम को तोड़ करके एक साधारण व्यक्ति को आपको जान ही रहे हैं कि वह आपको एक साधारण व्यक्ति को वह आपको नहीं दे सकते हैं। आपको
लाल किला में कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। एक साधारण व्यक्ति को कोर्ट मार्शल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको नियमों को शिथिल करते हुए इनको विशेष परिस्थिति में कोर्ट मार्शल एक बार नहीं, दो-दो बार किया गया। पूरे भारतीय इतिहास में यह प्रश्न आपसे निश्चित पूछा जाएगा कि सामान्य जनों को क्या कोर्ट मार्शल की जाती थी? कोर्ट मार्शल केवल और केवल सैनिकों के लिए था, और वह सैनिकों के लिए जो आपको कोई देशद्रोही काम करते हैं। तो देशद्रोही काम करने वाले को किया जाता है, जबकि यह कोर्ट मार्शल सैनिकों के लिए था, लेकिन इन्होंने आपको कोर्ट मार्शल इन पर कर दिया गया। एक बार नहीं, दो-दो बार कर दिया गया है। इसलिए यह बड़ा ही अनैतिक कार्य हुआ जो दो-दो बार इनके साथ किया गया। मैं आपको बतला रहा हूँ, इससे पूर्व ही 1930 में साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के प्रोटेस्ट बख्तियारपुर में करने के कारण इनको जो है जेल भेज दिया गया, और जेल वही फुलवारी कैंप जेल में ये गए थे, जहां पर यह आपको 7.5 महीना 7.5 मंथ्स वहां बिताए थे। यहाँ पर इनको आप देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यही हैं आपको शीलभद्र याजी जी, यही हैं जो उस समय कोल्हू बैल को हटा करके कोल्हू में इनको रख दिया गया था, और 20 किलो प्रत्येक दिन अनाज इनको पीसना पड़ता था, गेहूं पीस के आटा निकालना पड़ता था। आप देख रहे हैं कि यही आपको है, इन पर कोरा बरसा रहा है अंग्रेज सैनिक। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कितने यह यातना सहे थे, आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद इनको क्या हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में हजारीबाग सेंट्रल जेल, या हजारीबाग सेंट्रल जेल है, आप देख रहे हैं चित्र में, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको रखा गया। वहां पर इनके साथ बहुत यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि इनकी प्रॉपर्टी में उस समय मोटर गाड़ी थी इनकी, उसको जब्त कर ली गई, और इनके घर से आपको जो सामान था, घरेलू सामान, उसको भी कैप्चर, कुर्की जब्ती कहा जाता, वह कर लिया गया। आपको यहाँ पर इन्होंने, आप समझ सकते हैं, जीवन के इन्होंने 1930 से 1947 तक, 1930 वर्ष से 1947 वर्ष तक आपको मीन्स 1930 से 1947 तक या 7 इयर्स 27 डेज जेल में बिताए हैं। ऐसे हमारे योद्धा जिनको इतनी यातनाएं दी गई है, वह हैं शीलभद्र याजी। मैं शीलभद्र याजी जी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक अलग बना दल, जिसके प्रणेता रहे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आप जान ही रहे हैं, हरिपुरा में तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही, लेकिन आपको जब त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनने की बात आई, तो गांधी जी ने इनके विरुद्ध आपको डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिए। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हारे ही नहीं है, बुरी तरह हारे, और यह इससे बहुत गांधी जी दुखी हो गए, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। वह प्रतिष्ठा से जोड़ लिया अपने आप को, और सुभाष चंद्र बोस को सहयोग नहीं करने लगे। और उस समय सुभाष चंद्र बोस काफ़ी बीमार थे, 5 बुखार थी, और उनके तस्वीर को हाथी पर कार्यकर्ता लोग घुमाए थे, लेकिन वह बीमार थे। और उस बीमारी की स्थिति में जब सहयोग मांगा कि बापू आप सहयोग कीजिए, विशेष कर करके कमेटी बनाने में, कौन कौन कमेटी के कौन अध्यक्ष हो, तो उन्होंने कागज़ बढ़ाया, और उस कागज़ को उन्होंने झटक दिया। उसके बाद इनको लगा कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो गांधी जी हमको चलने नहीं देंगे, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक अलग पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक करके बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद
आपको, क्योंकि फॉरवर्ड पत्रिका वह आपको निकालते थे। चित्तरंजन दास जी इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं के द्वारा पत्रिका निकाली जाती थी, उसके संपादक थे। फॉरवर्ड मीन्स जो आजकल बैकवर्ड फॉरवर्ड है वो नहीं, फॉरवर्ड मीन्स हम कांग्रेस के विचारों से भी आगे हैं, इसके सेंस में वह फॉरवर्ड पत्रिका निकाल के संपादन करते थे, इसीलिए उन्होंने इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस के समय इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक के वह जो थे आपको वाइस प्रेसिडेंट थे। जब या बोस जो हैं सो विदेशों में भारतीय लोगों की एकजुटता कर करके वह अंग्रेज़ों पर प्रेशराइज करने के लिए जो संगठन बना रहे थे आज़ाद हिंद फौज, उनके चले जाने के बाद इनको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष पद को दिया गया था। मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस सिंगापुर में आपको यह थे नेताजी और वहाँ पर यह अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। आपको बता रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप को जीत लिए थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और यह जो है मणिपुर तक आ गए थे। तो उसी में इन्होंने स्पेशल जापानी सबमरीन भेज करके शीलभद्र याजी जी को बुलवाया और सिंगापुर में 3.5 घंटे बात किया। 7.5 डेज लगा था उनको जाने में, और वहाँ पर उन्होंने 3.5 घंटा बैठ के बात किया। उसके बाद तुरंत फिर उसी जहाज़ से इनको भेज दिया गया। जब यह बात अंग्रेज़ों को मालूम हुआ तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और रेड फोर्ट में डाल दिया गया, जिस रेड फोर्ट के बारे में आपको मैंने पूर्व में ही चर्चा कर दिया। आपको बता रहे हैं यह पद तो कभी नहीं लिए, लेकिन यह जो है राज्यसभा के लिए चुने नहीं गए, यह इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में 12 वर्षों तक राज्यसभा में रहे हैं। आपको बता देते हैं 26,000 आज़ाद हिंद फौज के जवान शहीद हो गए। उस शहीद के लिए इन्होंने चंदा वसूल करके ईंटें अपने कंधों पर ढो करके, माथे पर ढो करके उन्होंने आईएनए मार्टिर मेमोरियल मोरांग मणिपुर में बनाया। ऐसे जो हमारे श्रेय करता है, प्रणेता हैं, वह शीलभद्र याजी होंगे। और वहाँ पर जो है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोविंशियल हेडक्वार्टर बनाए थे नागालैंड एंड मणिपुर में, वहीं पर इन्होंने आपको आईएनए मार्टिस मेमोरियल मोरांग मणिपुर में एस्टेब्लिश करवाया। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के यह सब कुछ यही रहे। आपको बता देते हैं सामान्य जनों तक, लोग किसान से तो यह जुड़े ही रहे। आप इससे समझ सकते हैं कि रेलवे के कूली, वेंडर्स, बियरर्स के भी एसोसिएशन बनाए, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पोर्टर्स, वेंडर्स एंड बियरर्स। कितने यह सामान्य जनों तक पहुंचने वाले आदमी थे, और वह उसके प्रेसिडेंट होकर के कूलियों, वेंडरों को भी इन्होंने उनकी दिल की आवाज़, उनकी परेशानियों को आम जनों तक ही नहीं, अंग्रेज सरकार से लेके भारत की सरकार तक इन्होंने आवाज़ पहुंचाने का काम किया है। यह परम विशिष्ट विद्वान थे। इनकी विद्वता के बारे में तो कहना ही नहीं था। इनकी आप भाषा ज्ञान के बारे में अगर आप जानेंगे तो यह मराठी, मणिपुरी, बांग्ला, तमिल, आसामीज और रसियन भाषा पर इनको बहुत ही प्रखरता नहीं, भव्यता और दिव्यता के साथ यह लिखते थे। इनकी ओजपूर्ण भाषण जो है आज भी आपको मिलेंगे। आप देखेंगे तो सुन करके आपका हृदय पल्लवित और पुष्पित होने लगेगा।
क्या व्यक्तित्व थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरे विश्व में कई जगहों पर, कई देशों में गए थे, जिसमें रशिया, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, इन सब देशों में जा कर के भारत की जो पहचान है, किसान और गुरबा की जो लड़ाई है, जो समस्या है, उसको रखने का काम इन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय आपको अमेरिका का जो आक्रामक तेवर था, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ दिया है और उन्होंने लिखा है ट्रू फेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन अब्रॉड, सीआईए का जो जाल है, उस पर उन्होंने लिखा सीआईए एंड इट्स एक्टिविटीज इन नॉन अलाइन्ड कंट्रीज। उसके बाद सीआईए कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। ये सब जो है अमेरिका की जो आपको राजनैतिक हस्तक्षेप होता था, उस पर इन्होंने परिचर्चा किया है, अपने पुस्तकों में बड़े ही समीचीन व्याख्या किया है। इन्होंने भारत के संदर्भों में एक ग्लिम्स ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड्स, इज सोशलिज्म ए नेसेसिटी टू इंडिया एंड फॉरवर्ड ब्लॉक इट्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या स्टैंड है, क्या प्रोग्राम है, क्या सोशलिज्म ज़रूरत है या नहीं है, इस पर पूरा आपको व्याख्यात्मक, शोधात्मक प्रस्तुतिकरण किया है इन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह एक पत्रिका के एडिटर नहीं रहे, कई पत्रिकाओं के एडिटर रहे और एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वह पत्रिका है आज़ाद हिंद। झंकार है, हंसिया हथौड़ा है और इंग्लिश में लेबर पत्रिका के एडिटोरियल बोर्ड में रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके सम्मान में 28 जनवरी 2001 में डाक टिकट जारी किया है। मैं आपको ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ योद्धा जो भीष्म प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत मेंटेन किया, इन सब के प्रति मैं नमन करता हूं और आप लोगों को आग्रह करता हूं कि इस 4 व्यक्ति में से बीपीएससी में निश्चित ही एक प्रश्न निश्चित रहेगा पीटी में, और मेंस में आपको निश्चित ही इन चारों में से और किसान सभा से निश्चित प्रश्न रहते हैं। आपको प्रत्यक्षम की प्रमाणम आप क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, उस क्वेश्चन बैंक को आप ले करके देखेंगे। मैंने काफ़ी सविस्तार बतलाया है। और जय हिंद, जय भारत।